एवरीवन, हिंदी वलरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड प्रश्न एवरी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल्स के हों, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हों। हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो आज मैं कारक आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगी कि आप पूरी लाइफ में कभी भी इसका कॉन्सेप्ट भुला नहीं पाएंगे। और लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही धैर्य के साथ देखना होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य के क्रिया शब्दों के साथ प्रकट होता है। वास्तव में क्रिया शब्द विभक्ति चिन्हों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अगर साधारण शब्दों में बोलूं तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही कारक होते हैं जो अलग अलग रूपों में क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं। इस बात को मैं और अच्छे से समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पर मोहन ने सेब को चाकू से काटा। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहन, सेब, चाकू ये तीन संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए हैं इस वाक्य में। तो और संज्ञा होता क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है। तो ये मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम। सेब और चाकू क्या हो गए? वस्तुओं के नाम। तो ये तीन संज्ञा शब्द इस वाक्य में प्रयोग हुए हैं और इसका संबंध। और काटा शब्द क्या है? काटा ये क्रिया शब्द हो गया। बच्चों, क्रिया का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्रिया को बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो काटा इस वाक्य में क्रिया शब्द है और इन सभी संज्ञा शब्दों का अलग अलग रूपों में क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो रहा है। जैसे मोहन ने सेब को काटा, क्योंकि काटने का काम, क्रिया को करने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया है? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। मोहन क्या है? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। और उसने किस चीज को काटा? सेब को काटा। और किसकी सहायता से काटा? तो चाकू की सहायता से काटा। तो क्रिया का सीधा असर पड़ा सेब के ऊपर, क्योंकि काटा गया सेब को, काटने का काम किया गया। तो यहाँ पर मोहन, सेब, चाकू ये सब क्या हो गए? संज्ञा है, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज हुए हैं, उन अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द, अब मान लीजिए सर्वनाम, एक शब्द आया है कि सर्वनाम, तो ये तो हमने संज्ञा बता दिया आपको। अब सर्वनाम क्या मैं यहाँ पर यूज करूं, मोहन के प्लेस पर मैं यूज करूं कि उसने उसको चाकू से काटा। तो हमने यहाँ पर संज्ञा शब्दों के प्लेस पर हमने सर्वनाम शब्द यूज कर लिए। तो कहने का मतलब है, साधारण वाक्यों में कहने का मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही अलग अलग रूपों में जब प्रकट होते हैं तो वही क्रिया के साथ अपना संबंध बताते हैं और वही कारक कहलाते हैं। और कितने रूपों में प्रकट होते हैं, उन्हीं रूपों को हम कारक के प्रकार कहते हैं। तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। 8 मतलब 8। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं और वो 8 तरीके से अलग अलग रूपों में क्रिया के साथ अपना संबंध बताते हैं। तो कौन कौन से कारक? इधर मैंने कारक के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने विभक्ति चिन्ह लिखे हुए हैं, यानी कि पर्टिकुलर कारक के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है वो हम इसमें जानेंगे। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। संबोधन में इस विस्मयादि बोधक शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि ये संबोधन कारक है, इसे समझना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो ये 8 कारक होते हैं जो अलग अलग रूपों में संज्ञा और सर्वनाम के अलग अलग रूपों को क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इनको हम और अच्छे से 1 बाय 1 और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं कर्ता कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में कर्ता कारक है। तो कर्ता होता क्या है? कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। जो भी व्यक्ति कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे वाक्य इसके द्वारा और अच्छे से समझेंगे। दीपक ने सुबह बादाम खाए। तो बादाम खाने का काम किसने किया? दीपक ने। दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? बच्चों मैं आपको बता दूं कि सभी कारक के विभक्ति चिन्ह आपको याद होना बहुत जरूरी होता है। उससे आपको पहचानने में और सहायता मिलेगी कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर दीपक क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि बादाम खाने का काम किसने किया? दीपक ने किया। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है कर्ता कारक का, ने। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इस दिए गए वाक्य में कर्ता कारक है। एक और एग्जाम्पल, राजू ने आज गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर गाड़ी चलाने का काम किसने किया? राजू ने किया। तो राजू क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और इसका विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इसमें भी हम समझ जाएंगे कि दिए गए शब्द में कर्ता कारक है। अब नेक्स्ट है कर्म कारक। तो क्रिया का असर या फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम ने रावण को मारा। तो मारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्रिया है, क्रिया शब्द है। तो क्रिया का जो असर है, जो फल है, वो किस पे पड़ रहा है? मारने का काम किसको किया जा रहा है? रावण को मारने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? और इसका विभक्ति चिन्ह भी आ गया है, को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो रावण को मारा। तो यहाँ पर रावण को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। एक और सेंटेंस सीखते हैं। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? खिलाया। क्रिया का संबंध अब कर्म में किसको बताया जा रहा है? बच्चे को। क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। और को इसका विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और क्रिया का असर भी बच्चे पर पड़ रहा है। यानी खाना खिलाने का काम किसको किया गया? बच्चे को किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। अब नेक्स्ट है करण कारक। तो करण कारक क्या होता है? उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या फिर के द्वारा। यानी कर्ता की जो सहायता करे। यानी कर्ता कर्म को करने के लिए जिस चीज की सहायता लेता है, जो शब्द उसकी सहायता करते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण मतलब जो एरो होता है, तीर होता है, उसे हम बाण भी कहते हैं। और मारा क्या है? यहाँ पर क्रिया शब्द हो जाएगा। तो राम ने रावण को मारने के लिए किसकी सहायता ली? बाण की सहायता ली। तो बाण से मारा। तो यहाँ पर इसका करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो से विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये करण कारक है, क्योंकि राम ने रावण को मारने के लिए बाण की सहायता ली, बाण के द्वारा मारा। एक और एग्जाम्पल, पत्र को कलम से लिखा गया। यानी पत्र को लिखने के लिए हमने किसकी सहायता ली? कलम की सहायता ली। तो कलम क्या है? इसकी सहायता करने वाला शब्द है और इसका विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है, से। तो पत्र को लिखने के लिए हमने कलम की सहायता ली। तो यहाँ पर ये हो जाएगा करण कारक। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। तो इसके नाम में ही दान लगा हुआ है और दान का मतलब होता है किसी को देना, किसी के लिए कार्य करना। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए हम कुछ काम करते हैं, वहां पर संप्रदान कारक होता है, कुछ देने का काम करते हैं। तो एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। राकेश गरीबों के लिए खाना खिलाओ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राकेश गरीबों के लिए खाना खिलाओ। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। यानी गरीबों के लिए खाना देने का, यानी खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि संप्रदान कारक है।
नेक्स्ट, श्याम ने राधा के लिए उपहार खरीदा। यानी जो श्याम है वो, उपहार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। तो श्याम ने राधा के लिए उपहार खरीदा। तो किसको उपहार देने का काम कर रहा है? राधा को। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ गया संप्रदान कारक का। तो राधा को उपहार देने के लिए श्याम ने खरीदा, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। अब नेक्स्ट है अपादान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। आपने देखा होगा बच्चों की करण कारक में भी से था और अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह होता है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करण कारक में हमने सीखा था कि से का मतलब किसी की सहायता ली जाती है, उस भाव में वहां से यूज किया जाता है। और अपादान कारक में जहां से कोई वस्तु अलग होती है, जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही होती है, अलग होने का भाव जब आता है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर अपादान का विभक्ति चिन्ह आ गया से, और तो पेड़ से पत्ता गिर के नीचे गिर गया टूटकर, तो यहाँ पर क्या हो गया? अलग होने का भाव आ गया, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तो जब अलग होने के भाव में से यूज होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है, मैं कल मुंबई से दिल्ली जाऊंगा। तो मुंबई से दिल्ली जाने का भाव, यानी यहाँ पर से विभक्ति का यूज हुआ है, से विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी अलग होने के भाव में। वो मुंबई को छोड़कर दिल्ली जाने वाला है, यानी मुंबई को छोड़कर दिल्ली जाने वाला है, तो अलग होने का भाव आ रहा है। तो मैं कल मुंबई से दिल्ली जाऊंगा, यानी मुंबई से दिल्ली चला जाएगा, मुंबई से वो अलग हो जाएगा। तो जब भी से विभक्ति का प्रयोग अलग होने का भाव प्रकट करे तो वहां पर अपादान कारक होता है। अब नेक्स्ट है संबंध कारक। तो संबंध कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये संबंध को बताता है। और इसमें विभक्ति चिन्ह कौन कौन से प्रयोग होते हैं? का, की, के, रा, री, रे। तो ये सब आपसी संबंध को बताने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। यह सुनील की बेटी है। तो सुनील और बेटी के बीच संबंध को बताने के लिए यहाँ पर की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि संबंध कारक है। कैसे? कि सुनील की बेटी, इसको बताने के लिए एक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, रोहन का घर गांव में है। तो रोहन का घर जो है वो, रोहन और घर का एक संबंध बताने का काम क्या कर रहा है? का विभक्ति चिन्ह कर रहा है। तो ये विभक्ति चिन्ह दोनों संज्ञा शब्दों में संबंध बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि संबंध कारक है। अब आपको का, की, के ये तो समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये रा, री, रे क्या है। तो रा, री, रे भी, ये तीनों शब्द भी क्या है? संबंध बताने वाले शब्द हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि हमारा घर, हमारा घर, तो लास्ट में क्या आया? इसमें रा आ गया। तो ये भी संबंध बताने का काम कर रहा है कि हमारा घर। नेक्स्ट में लिखूं हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी। तो यहां पर क्या आ गया लास्ट में? री। तो ये भी शब्द क्या कर रहा है? संबंध बताने का काम कर रहा है कि गाड़ी किसकी है? हमारी है। तो रा, री। अब नेक्स्ट रे को देखते हैं। जैसे हमारे खिलौने, खिलौने मतलब टॉयज। तो इसमें लास्ट में क्या आ गया? रे। तो यहाँ पर हमारे खिलौने, यानी खिलौने किसके हैं? हमारे हैं। तो रा, री, रे ये शब्द भी क्या करते हैं? संबंध को बताने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है बच्चों कि किसी के बैठने, ठहरने का अर्थ होता है रुकना या रहने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें में और पर दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें पता चलता है कि
जो संज्ञा है वो कहाँ पर बैठी है या कहाँ पर उसका स्थान है, वो सारी बातें हमें अधिकरण कारक में पता चलती हैं। जैसे मछलियां पानी में रहती हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एक विभक्ति चिन्ह में का यूज हुआ है। तो यहाँ पर मछलियां पानी में रहती हैं, हमें में से पता चल रहा है कि मछलियां पानी में रह रही हैं और मछलियों की स्थिति पता चल रही है कि वो कहाँ रह रही हैं, और में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, पुस्तक मेज पर है, यानी जो पुस्तक है, जो संज्ञा है, वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर ये भी एक विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का, तो इसका भी प्रयोग हुआ है और ये बताने का काम कर रहा है कि जो पुस्तक है वो कहाँ है, तो मेज पर है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये अधिकरण कारक का वाक्य है। तो नेक्स्ट और लास्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन में किसी को पुकारने का भाव रहता है और इसमें हे, अरे इस टाइप के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रहता है, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो एक एग्जांपल, हे भगवान ये क्या हो गया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये संबोधन कारक है। नेक्स्ट, हे अरे तू इतनी जल्दी आ गया, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि संबोधन कारक है। तो आज हमने कारक और उसके प्रकारों को, उसके टाइप्स को बहुत ही सरलता से सीख लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपका कारक का जो टॉपिक है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू।